नमस्कार, यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी, नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं और आज की यह पाठचर्या आपके लिए होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में करने वाले हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम बुक से आदिकाल से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का अवलोकन प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, पाठचर्या को हम लोग वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पर पिछली पाठचर्या में लिया था विराम, यानी कुल 36 प्रश्नों का अब तक अवलोकन हम लोग कर चुके थे। कुछ तकनीकी समस्या की वजह से वीडियो हम लोगों का आगे नहीं बढ़ पाया था। तो आज पाठचर्या को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं संख्या 37वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 37 है कि कुवलय माला कथा के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया होगा किसको, उद्योतन सूर्य को। तो वी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यूपी पीजीटी 2021 का पूछा गया प्रश्न है और धर्म सूर्य ने जम्मू स्वामी रास की रचना की थी, सोम प्रभु सूर्य ने कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की थी और मुनिजिन विजय ने शालिभद्र सूर्य के रचित भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन परंपरा का प्रथम आदि काव्य माना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि किस आलोचक ने माना है? दिए गए विकल्पों में आपने किसको सेलेक्ट कर लिया है? विकल्प डी शिव सिंह सेंगर को। तो राइट आंसर के साथ हैं डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। पीजीटी 2021 का पूछा गया प्रश्न है, पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। गणपत चंद्र गुप्त जी ने शालिभद्र सूर्य को पहला कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने कवि सराहपाद को माना है और उनकी रचना दोहा कोश को माना है। देखते हैं आगे और देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो पुंड को पहला कवि मानने वाले शिव सिंह सेंगर है राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि सराहपाद को, गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को उनकी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की पहली रचना और पहला कवि माना है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है और आचार्य शुक्ल ने राजा मुंज को हिंदी साहित्य का आरंभ राजा मुंज से माना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न है कि रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कि जो बौद्ध साहित्य है वह दो धर्म हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था और हीनयान शाखा को ही वज्रयान नाम से भी जाना जाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न है अगला प्रश्न संख्या 40वां प्रश्न है, जे हाल मिसकी मुकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस रचनाकार की है? तो इस रचनाकार को तूतीय हिंद या हिंद का तोता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो जवाब चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। तो
अमीर खुसरो को तूतिए हिंद या तोता हिंद कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखन और गजल हैं। कबीरदास की प्रसिद्ध पंक्ति में जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं नाही है। तो वहीं दादू दयाल के प्रिय रज्जब दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे, जिस पर रज्जब ने एक दोहा लिखा कि दाई जैसा गुर मिला शिष्य रज बसा जान। और मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि हैं जिन्होंने पद्मावत की रचना की है। और जायसी की प्रमुख रचनाओं में अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा और चित्र रेखा हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब चयनित करिए। और इस प्रश्न का जवाब आपने इसको सेलेक्ट कर लिया है, रामचंद्र सूर्य को। तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या को। निर्भय भीम व्यायोग रामचंद्र सूर्य की रचना है, जिसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर के मारने की कथा है। वनमाला, नाटिका, मल्लिका मकरंद और मल्लिका मकरंद प्रकरण, यदु विलास नाटक, रघुविलास नाटक, रामचंद्र सूर्य के अन्य रूपक ग्रंथ हैं। रामचंद्र सूर्य जैन आचार्य थे। इनका समय 1145 ईस्वी से 1230 ईस्वी का है। इन्होंने संस्कृत के 11 नाटक लिखे हैं और इनके गुरु का नाम हेमचंद था। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 42। 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा किसको? यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है विकल्प ए को राइट आंसर। उत्तलिपा जो है ये सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78वें शिष्य योगी थे, जबकि मणिभद्रपा, कनक कनखलपा लापा और लक्ष्मीकरा ये सिद्ध योगिनियों के नाम हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 42। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर बताइए। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया अबू सईद को, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो ने जो है 1253 से 1325 के बीच जो है पहेलियां और मुकरी लिखी थी। और हिंदवी शब्द का प्रयोग करते हुए कुछ स्थानों पर आता है इनका जिक्र। तो विकल्प सी को अगर आपने चुना तो राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? और सही जवाब इस प्रश्न का आपने सेलेक्ट कर लिया है इसको, राउरवेल को। तो बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राउरवेल जो है एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य का मतलब होता है गद्य पद मिश्रित रचना। और यह रचना प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है यह दामोदर शर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। व्याकरण ग्रंथ है, ये पहला व्याकरण ग्रंथ है जिसका रचना काल 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिषवा ठाकुर की रचना है, मैथिली भाषा में लिखा गया है। और कुवलय माला कथा उद्योतन सूर्य की रचना है।
बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि काम भाव शरीर का सौंदर्य उसके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? और जवाब में आपने विकल्प राम स्वरूप चतुर्वेदी ए को चयनित कर लिया, तो राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं आगे और इस प्रश्न की कुछ व्याख्या देख लेते हैं। तो आचार्य शुक्ल जी का एक कथन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, यह कथन शुक्ल जी का है। और शुक्ल जी के अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति के संदर्भ में कहा है कि श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि और बच्चन सिंह इनको जातीय कवि कहते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की तरफ और प्रश्न संख्या 46 है अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया होगा किसको, विकल्प बी जोइंद को राइट आंसर के साथ में। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न टीजीटी 2021 का पूछा गया प्रश्न है साथियों। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर क्या है? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प ए को चुन लिया, सिद्ध साहित्य को राइट आंसर है विकल्प ए। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम लोग साथियों। तो सिद्ध साहित्य जो है सहज भोग मार्ग के से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों में पंचम कार यानी मछली, मांस, मदिरा, मुद्रा और मैथुन की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। सिद्धों का चरम उत्कर्ष काल 8वीं से 10वीं शताब्दियों के मध्य था। सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर में मिलती है। अगर सिद्धों की सिद्ध साहित्य की विशेषता देखी जाए, सिद्ध साहित्य की विशेषता में जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास, गुरु महिमा का प्रतिपादन, बाह्य आडंबरों पाखंडों की कटु आलोचना, रहस्यात्मक अनुभूति और जन भाषा का उपयोग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 48 को। प्रश्न संख्या 48 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी हैं, तो हिंदी के प्रथम महाकवि के रूप में उन्हें स्वीकार किया है चंद्रवरदायी को, और व्याकरण में पारंगत हैं। विकल्प 2 इसका और 4 ये सही है, तो डी विकल्प के साथ आप राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 है कि जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना। तो जन्म काल के अनुसार स्वयंभू का जन्म 783 ईस्वी, इसके बाद हैं लुईपा आपके, और फिर पुष्पदंत हैं। पुष्पदंत का समय काल 972 ईस्वी है, यानी दो, दो के बाद एक, फिर चार, फिर तीन, 2 1 4 3 विकल्प बनेगा। विकल्प इसका बी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, यह कथन तो सही है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे, यह भी कथन सही है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान का तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो, यह कथन सही नहीं है। और पटियाला में उनका जन्म नहीं हुआ था, बल्कि एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। पटियाली गांव है, पटियाली गांव में हुआ था। एटा जिला है, एटा जिला के पटियाली गांव में हुआ था। तो विकल्प 2 और 3 इस प्रश्न का सही विकल्प बनेगा। जवाब में आपने विकल्प सी को चुन लिया, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चंदन बाला रास के रचनाकार कौन है। चंदन बाला रास का रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब विकल्प डी को चुना आपने, राइट आंसर है आपका। विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए, सुमतिगण की रचना नेमिनाथ रास, विजय सेन की रचना रेवंत गिरिरास और श्रावकाचार देवसेन की रचना स्थूल भद्ररास जिन धर्म सूर्य की रचना। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है। और इस प्रश्न का जवाब आपने किसको चुन लिया है। विकल्प सी को चुन लिया, अवित छंद, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 है, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ इसमें से मैथिली भाषा में लिखा है। जवाब में पदावली को चुना आपने, विकल्प है इस प्रश्न का आंसर। विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की है। ये शैव संप्रदाय में ये कवि हैं और 1350 ईस्वी का समय काल है, जन्म काल। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है, ओम चरियु में किसका वर्णन है। ओम चरियु राम पर आधारित रचना है, विकल्प डी को चुना, सही जवाब है। स्वयंभू की रचना है यह। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या। प्रश्न संख्या 55 है कि अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में लिखी गई हैं। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब आपने विकल्प ए खड़ी बोली को चुना, विकल्प ए राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। तो इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। खड़ी बोली का आदिजनक जिन्हें कहा जाता है। और ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या तो 100 बताई जाती है, परंतु खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखन, गजल इसमें प्रमुख हैं।
प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 है कि डिंगल भाषा का अर्थ क्या है। डिंगल भाषा और पिंगल दो भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा जो है यह डिंगल भाषा। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। तो डिंगल में जो है पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप मिलता है अपभ्रंश के साथ। वहीं पिंगल में ब्रज भाषा का मिलता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 57। अमीर खुसरो का जन्म स्थान पूछा जा रहा है, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। पटियाली के एटा में। विकल्प सी को चुन लिया आपने, राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या। प्रश्न संख्या 58। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है। और जवाब में आपने इसको सेलेक्ट कर लिया है। हमीर रासों का रचनाकार आपने सारंगधर को। बिल्कुल सही जवाब विकल्प। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 59 है। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है इसमें से मैथिली भाषा को। तो विकल्प सी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था और जवाब में आपने हिंदवी विकल्प बी को चुना, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कीर्तिलता की भाषा क्या है। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब। कीर्तिलता की भाषा पूछा जा रहा है और जवाब में आपने मिश्रित अपभ्रंश बी विकल्प को चुना, राइट आंसर हो जाएगा आपका। कीर्तिलता की भाषा जो है मिश्रित अपभ्रंश या अवहट है और तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का इसमें चित्रण है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि। अगला प्रश्न है कि 62 प्रश्न संख्या। बालचंद विद्या वही भाषा दोनों ही लग गई विज्जन हाशा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है। और प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब आपने किसको चुन लिया है। विकल्प डी कीर्तिलता को, राइट आंसर हो जाएगा। कीर्तिलता ग्रंथ से अवतरित यह पंक्तियां हैं। अवहट भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ है। कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद के रूप में इसकी रचना हुई है, ऐसा आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब पुरुष परीक्षा विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। पुरुष परीक्षा विद्यापति की संस्कृत में लिखी गई रचना है। पहेलियां, मुकरियां, दो सुखन, खालिक बारी अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और खड़ी बोली के आदि कवि के रूप में ये जाने जाते। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य धारा का कवि नहीं है। जवाब में आपने विद्यापति को चुना, विकल्प डी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ढोला मारू रा दूहा में ढोला के पिता का नाम क्या है। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 65 का सही उत्तर आपने राजा नल चुना, तो बी विकल्प सही जवाब।
इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का राम राजा नल है। ढोला मारूरा दोहा 11वीं शती की रचना है, जिसके लेखक कवि कल्लोल हैं। और इसमें राजकुमार ढोला, राजकुमारी मारू और राजकुमारी मारवाड़ी की प्रेम कथा है। यह लोक प्रचलित प्रेम कथा है जो राजस्थान में सबसे अधिक लोकप्रिय है। यह मूलतः दोहे में रचित है, जिसमें कवि कुशल राय ने 17वीं शती में कुछ चौपाइयां जोड़ दी थी। प्रश्न संख्या 66। गोरखनाथ का समय गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। यह मान्यता किस विद्वान की है? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। यह मान्यता किस विद्वान की है? जवाब में आपने पीताम्बर दत्त भरद्वाज के अनुसार जो है विकल्प डी को चुन लिया, राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 67। और यह प्रश्न है कि नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छठ कर निकला है। यह कथन किस विद्वान? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प डी को चुना, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि पिंगल मिश्रित भाषा की रचना क्या है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब पृथ्वीराज रासो विकल्प बी को चुना आपने, राइट आंसर है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, संयोगात्मकता की ओर झुकाव, राइट आंसर है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 70। कम मान बान छुट्टहि अपार लागत लोह इस सारी धार घमसान घान सब वीर से घन श्रोण बहत यस रकत रेत। उक्त पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर की सेना, विकल्प सी को चुन लिया आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 है, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 71 का राइट आंसर क्या होगा? और सही जवाब आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प बी को चुना, राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के संदर्भ में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जन चेतना की दृष्टि से साहित्य के शोधकर्ता, मार्मिक विचारक, उपन्यासकार, ललित निबंधकार, संपादक, बहुश्रुत आचार्य के रूप में मान्य हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्हमुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ आलोचनात्मक रचनाओं को देख लेते हैं। इसमें हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य 1930 ईस्वी का, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी की, कबीर 1941 ईस्वी की रचना, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी की रचना, सहज साधना 1973 क्षमा करें 63 ईस्वी की रचना है, कालिदास की लालित योजना 1965 ईस्वी की रचना है, मध्यकालीन का बोध स्वरूप कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, 1970 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। पृथ्वी पद्मावती समय जो रासो का 20वां सर्ग है, इसमें चंद्रवरदाई ने
श्रृंगार, वीर, रौद्र, विभत्स और भयानक रसों का सजीव और यथार्थ अंकन किया है। चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों में 69 सर्ग हैं और 68 प्रकार के छंदों का उपयोग किया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा जैन परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ होती है? जवाब में आपने सेलेक्ट किया होगा लुइपा को, तो डी विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जनसंख्या। यस, संख्या 73 है। निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? और जवाब में आपने अमीर खुसरो विकल्प ए को चुन लिया, राइट आंसर से है। अमीर खुसरो का नाम जो है अबुल हसन था, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। रचनाओं की संख्या 100 बताई जाती है, जिसमें खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखन, गजल प्रमुख हैं। और ईश्वरी प्रसाद ने इनको महाकवि अथवा कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। स्वयंभू 8वीं सदी के अपभ्रंश के महाकवि थे और इनकी रचना पहुंचर्यु, रेठणेम चर्यु प्रमुख हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि ने कहा जाता है। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के अपभ्रंश, पुष्पदंत जो है इनका समय काल 10वीं सदी है। इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है और इनके 3 प्रमुख ग्रंथ महापुराण, ड़य कुमार चर्यु और जसहर चर्यु। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो विकल्प बी को चुन करके राइट आंसर किया आपने। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है। रामकुमार वर्मा लिखते हैं कि पृथ्वीराज रासो डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य कहा जाता है और चंद बरदाई को हिंदी का सर्वप्रथम महाकवि उन्होंने माना है। पृथ्वीराज रासो में 56 छंदों की बहुलता है, इस कारण इस ग्रंथ की लोकप्रियता और अधिक हो जाती है। गणपत चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 75 की तरफ। और प्रश्न संख्या 75 है कि सुमेलित करते हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो गोरखनाथ और उनका युग रांगे राघव की रचना है। नाथ संप्रदाय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना है। और सिद्ध साहिब धर्मवीर भारती की रचना। 2 4 1 3। 2 4, इसमें से सभी विकल्प गलत हैं। इसको एक इसको। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या कहा है? और जवाब में आपने देश भाषा विकल्प सी को चुना है, राइट आंसर के। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जन्म काल के देश से कवियों का सही क्रम बताएं। संख्या 77 का सही जवाब चयनित करिए। तो चंद्रबरदाई हैं, ये जगनिक हैं, खुसरो हैं, श्रीधर हैं। चंद्रबरदाई 1168 से 1192 तक का समय काल, 1168 1192। जगनिक का समय काल 1173। खुसरो का 1253 से
1325, वहीं श्रीधर का 14वीं सदी। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब भविष्यत कहा, विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। धनपाल द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है। योगसार और परमात्म प्रकाश दोनों ही जो इंद्र की रचना है। राम सिंह की रचना है पाहुन दोहा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब आपने गोरखनाथ विकल्प ए को चुना, तो राइट है। बढ़ते हैं और देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की हम लोग। तो नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक गोरखनाथ हैं और इनके आराध्य शिव हैं। यह हठ योग साधना पद्धति पर आधारित है और कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक या संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ को मानते हैं, जो गोरखनाथ के गुरु थे। और नाथ पंथ बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है और गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 नाथों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं: नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 80। महापुराण के रचनाकार कौन? जवाब में आदिकालीन ग्रंथ महापुराण पुष्पदंत की रचना है, बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत हैं। देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। पुष्पदंत की अन्य रचनाओं में तिरसठी महापुरुष और गुणालंकार, रणय कुमार चरिव, जसहर चरिव हैं। तिरसठी महापुरुष गुणालंकार को महापुराण कहा जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णन है और पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा तथा हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 81 को। प्रश्न संख्या 81 है कि इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन हैं? जवाब में आपने मच्छंदर नाथ को चुना, तो विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर। मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे गोरखनाथ। सरापा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 82। बीसल देव रासो की नायिका का नाम पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब राजमती चुन करके राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब इसमें युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अनन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण होता है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी विशेषता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण नहीं होता है। प्रश्न संख्या 84। अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूर, अनाद के घरी व्यंग गर्जय, बाजन अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी या संत का नाम पूछा जा रहा है।
और जवाब में आपने गोरखनाथ विकल्प बी को चुना, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 85 है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का वो कथन इस ग्रंथ के संदर्भ में है। इसका आपको जवाब बता, जवाब हो जाएगा यह पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है। विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित में से इस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब पाहुण दोहा, सी विकल्प, राइट आंसर। राम सिंह है इसके रचनाकार। प्रश्न संख्या 87। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, सिद्ध, राइट आंसर है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। और प्रश्न संख्या 88 है कि आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है। प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब अमीर खुसरो, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब वीर और श्रृंगार रस, विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब सराहपा या सराहपात को तो विकल्प डी, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 91। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया। जवाब हो जाएगा महापंडित राहुल सांकृत्यायन, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 92। आदिकालीन कवि सरापात की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इसमें से किस कवि में हुआ है। और सही जवाब कबीर, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों में जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय यह कथन इसमें से किसका है। प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब राम कुमार वर्मा, विकल्प ए, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि नागरी पचाणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इसमें से कौन है। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब कर्नल टार्ट को चुना आपने तो विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में अक्सर प्रश्न आता है, तो इसको प्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक तथा अप्रामाणिक मानने वाली तीन कैटेगरियां हैं। प्रमाणिक मानने वालों में श्याम सुंदर दास मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टाड हैं। वहीं अप्रमाणिक मानने वालों में आचार्य शुक्ल हैं, कविराज श्यामल दास हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं, बुलर महोदय हैं, मुरारी दीन हैं और देवी प्रसाद हैं। जबकि अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, सुनीत कुमार चटर्जी और मुनिजिन विजय हैं। प्रश्न संख्या 95। भारतेश्वर बाहुबली रास
इसमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब आपने जैन साहित्य विकल्प को चुना तो राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब राउरवेल विकल्प डी को चुना आपने सही जवाब के साथ। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 97। आदिकालीन साहित्य में संबंधित इसमें से कौन सा कथन सही नहीं? तो दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि दोहा जो है यह अपभ्रंश साहित्य का छंद है और चर्या गीत एक तरह के अनुष्ठान पर गाए जाने वाले गीत होते थे। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है, यह सही है। चर्या पद एक प्रकार के गीत हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान में गाए जाते हैं, तो इनमें शैली में अंतर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 58। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि की रचनाकार नीरतुंग आचार्य हैं। तो विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। जसहर चरित के लेखक, जसहर चरित का लेखक आपने पुष्पदंत विकल्प बी को चुना तो राइट। तो प्रश्न संख्या 100 है कि दव्य सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? और जवाब में आचार्य देवसेन को चुना आपने, तो सी विकल्प राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब आपने अब्दुल रहमान द्वारा लिखा गया यह खंड काव्य है। विकल्प बी को चुना राइट आंसर। साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। फिर आगे की पाठचर्या में 102 से आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो इस पाठचर्या में लें विदा आपसे। उससे पूर्व अगर आप चाहते हैं कि यह पाठचर्या आपके लिए कंटिन्यू बनी रहे तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और एस टाइप करिए, जिससे कि हमें पता लग सके कि आप इस पाठचर्या को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और अगर नहीं रखना चाहते हैं तो नो भी टाइप कर सकते हैं आप। जो भी आपके विचार होंगे और जो आपके सुझाव होंगे दोनों को कमेंट्स कर दीजिएगा, जिससे कि हम पाठचर्या को और बेहतर आप तक ला सकें। तो साथियों, इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।